अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं बशीर साहब? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर आमिर साहब, आप सुनाएं कैसे जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, गुड। सर, जो हमारी सीरीज चल रही है ट्रैक टू पाकिस्तान की, अल्लाह का शुक्र है, उसका बड़ा ही पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों की तरफ से। और सर, आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस है उससे सर बच्चे भी बहुत सीख रहे हैं और सर मुझे भी सीखने का मौका मिला है। सर देखिए, हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू किया और फिर हमने देखा कि ब्रिटिश ने किस तरह से गवर्न किया इंडिया को। सर, हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी पढ़ा और सर हम लोगों ने क्रिटिकल डायसेक्शन की थी अलीगढ़ मूवमेंट की भी। जी, जी। आज सर जो नेक्स्ट लैंडमार्क इवेंट है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। जी, जी, बिल्कुल। सर, आज इसके बारे में हमें बताएं और बताएंगे सर एज अ होल जो इंडियन कम्युनिटी थी वो किस तरह से इससे इफेक्ट हुई और सर हर कम्युनिटी पे किस तरह इसका इम्पैक्ट है और उनका क्या रिस्पॉन्स था। चलें जी, ओके बशीर साहब। अच्छा जी, जहाँ तक ताल्लुक है बंगाल पार्टीशन का, तो बंगाल बेसिकली अगर हम इंडियन ज्योग्राफी को देखें तो ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो है ना एक प्रिंसिपैलिटी थी। और आपको याद होना चाहिए कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को अंडरटेक किया था, इंडिया को टेक ओवर किया था, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बंगाल को ही कॉन्कर किया था। तो यहाँ से आप एक चीज़ ये समझ लें, जो बंगाल था फाइनेंशियली या पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली वो एक बड़ा वायबल प्रोविंस था। एक तो इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी रिच थी। आप देखें अगर बंगाल में बशीर साहब, तो ये वो एरिया है जो कि इधर से मलाक्का स्टेट के बड़ा प्रॉक्सिमल आता है। तो जब ब्रिटिशर्स अपना कॉलोनियल नेटवर्क एक्सपेंड कर रहे थे तो उनको एक ऐसी वहाँ पे टेरिटरी चाहिए थी जहाँ पे उनकी एक स्ट्रॉन्ग नेवल बेस हो, ताकि वो मलाक्का स्टेट के अंदर अपने नेवल ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सके। तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब यहाँ पे ना जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब यहाँ पे उनका एक रूल मेंटेन हो गया और उसके दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ की पॉपुलेशन के अंदर कुछ ग्रीवेंसीज और बड़े सीरियस किस्म के ग्रीवेंसीज हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो कंसर्न्स क्या थे कि वो जो बंगाल था उसके अंदर बशीर साहब डेवलपमेंटल गैप्स थे। उसके अंदर जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एक डिवीजन थी। यानी कि आप देखें बंगाल था तो एक ही प्रोविंस, लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर एक बड़ी क्लियर कट स्प्लिट थी। एक तरफ डेवलप्ड कम्युनिटी थी, एक तरफ अंडर डेवलप्ड कम्युनिटी थी। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट था तो एक तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ा सब स्टैंडर्ड था। सिमिलरली एक तरफ सारे के सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे तो दूसरी तरफ सारा का सारा रॉ मटेरियल था। सिमिलरली एक तरफ आप देखें कि जो पोर्ट्स थी, पोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बड़ा वेल डिफाइंड था, वेल एस्टैब्लिश्ड था। तो एक तरफ पोर्ट्स जो थी बड़ी पुअर सिचुएशन, बड़ी पुअर कंडीशन में थी और नेवल ऑपरेशंस के लिए अनफिट थी। तो एक ऐसा बंगाल जिसके अंदर इतनी पैरिटी आ चुकी थी और सॉरी डिस्पैरिटी आ चुकी थी, जिसके अंदर इतना डेवलपमेंटल गैप आ चुका था, पॉपुलेशन के अंदर डिवीजन आ चुकी थी, इतना इनकम गैप आ चुका था, इतना सोशियो इकोनॉमिक गैप्स आ चुके थे। तो वहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर एक खतरा था कि शायद कोई सिविल अनरेस्ट या कोई सिविल केओस वहाँ पे जन्म ले सकती है। तो जब इन सारी सिचुएशंस को असेस किया गया, इसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था मुबशिर साहब कि बंगाल का जो प्रोविंस था वो बाकी तमाम प्रोविंसेस से ज्योग्राफी में बड़ा लार्ज था। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बड़ी टफ थी और इतनी टफ एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए एक सिंगल गवर्नर के लिए इतने बड़े प्रोविंस को एडमिनिस्टर करना, उसको गवर्न करना, उसका लॉ एंड ऑर्डर देखना, उसकी सिक्योरिटी को देखना और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अकोमोडेट करना, इट वाज अ हरकुलियन टास्क। तो फिर जब 1898 के अंदर यहाँ पे लॉर्ड कर्जन जब वाइसरॉय वहाँ पे अपॉइंट हुए तो फिर उन्होंने इन सारे सिचुएशंस को बड़ा ऑब्जेक्टिवली असेस किया और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अब ज़रूरत इस वक्त अमर की है कि बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाए इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द डिप्राइव्ड कम्युनिटी। अब बशीर साहब जब इसकी पार्टीशन हो गई तो अगला मरहला था कि रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटी या रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी कि अब इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसका हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 एड्रेस करते हैं कि इसको किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, जब देखें जहाँ तक ताल्लुक है रिस्पॉन्स का, अब बशीर साहब रिस्पॉन्ड जो था ना वो लिंक कर रहा था ऑन द इम्पैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी कि किस तरह से इसने इम्पैक्ट किया, उसी इम्पैक्ट के मुताबिक वहाँ से रिस्पॉन्स आया। अब अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट हिंदू कम्युनिटी पे, देखें जो यूनाइटेड बंगाल था उसके अंदर हिंदूज की एक इकोनॉमिक मोनोपोली कायम थी। बड़े बड़े जो हिंदूज थे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर शामिल थे और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर शामिल होने की वजह से वो तमाम इकोनॉमिक और ट्रेड अफेयर्स को डोमिनेट करते थे। अब वो क्या करते थे, ईस्टर्न बंगाल से रॉ मटेरियल्स लाते थे, अपनी इंडस्ट्री के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे और ईस्टर्न बंगाल को वापस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दे के उनसे क्या करते थे, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे।
अब इसका मतलब ये है कि फिर जो वेस्टर्न बंगाल था वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी थी, वहाँ का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर थी, पर कैपिटा इनकम अच्छी थी, वहाँ पे फैसिलिटीज बड़ी अच्छी थी। लेकिन जो ईस्टर्न बंगाल था वो बड़ा डिप्राइव्ड था। अब होता क्या था कि जब बजट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे बजट उसका बनाती थी तो वो बजट पूरे कलेक्टिव यूनाइटेड बंगाल प्रोविंस का बनता था। अब उसमें आप यही समझ जिस तरह आज की अगर हम मिसाल लें ना बशीर साहब, पंजाब का जो बजट है वो आप पूरा पंजाब फिर लें वो लगता है लाहौर के अंदर सारा लग रहा है 70% एग्जैक्टली, तो लाहौर के अंदर ज्यादा बजट। लाहौर। इसी तरह वो जो बंगाल का सारा बजट वो लगता था सारा सारा वेस्ट बंगाल में लग रहा है। ईस्ट बंगाल मुकम्मल तौर पे डिप्राइव्ड था, लोगों के पास फंडामेंटल नीड देखे ना, स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी, उसके पास वाटर और सैनिटरी की कंडीशन को इतनी सैनिटेशन कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो इस तरह से वो बड़ा डिप्राइव्ड एक प्रोविंस था, बड़ा अंडर डेवलप्ड और एक्सप्लॉइटेड रीजन था। तो अब देखेंगे जब डिवीजन होगी ना तो मुस्लिम्स के लिए इट प्रूव्ड टू बी अ वेरी वायबल प्रोस्पेक्ट। उन्होंने देखा कि अब जब प्रोविंस डिवाइड हो गया है तो अब ईस्ट बंगाल का एक अलग से बजट आएगा जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ ईस्टर्न बंगाल के ऊपर इन्वेस्ट होगा, वहाँ पे उसकी स्पेंडिंग होगी। तो उससे मुबशर साहब हमने देखा कि जब डिवीजन होगी ना तो डिवीजन से अगले 3-4 साल के अंदर अंदर क्या हुआ कि हम देखते हैं कि वहाँ पे स्कूल्स की तादाद बढ़ गई, वहाँ पे नए हेल्थ केयर सेंटर्स खुले, वहाँ पे नए रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए, वहाँ पे नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए गए, वहाँ पे आप देखें जनाब के जो आपकी पोर्ट्स थी उनकी रेनोवेशन हुई, फिर आपके पास जो ट्रेडिंग हब्स थे वो नए बिल्ड हुए। यानी कि 3 से 4 साल के अंदर वहाँ पे ईस्ट बंगाल में अब वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए गए जो पिछले 30-40 साल में नहीं लगाए गए थे। तो इट मीन्स कि इसने बड़ा पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया मुस्लिम कम्युनिटी को। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो हिंदू मोनोपोली थी ट्रेड के ऊपर, इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर या दूसरे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर वो ग्रेजुअली वेन करने लग गए। अब इसके जवाब में फिर आप खुद एंटीसिपेट कर सकते हैं कि किस तरह का रिएक्शन आया होगा। मुस्लिम्स ने इसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया, इंडोर्स किया और इवन के ब्रिटिशर्स को बड़ा उन्होंने इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया कि आपने बड़ा एक टाइमली डिसीजन लिया है और बड़ा एक वेल डिजर्विंग डिसीजन है जो कि वहाँ की कम्युनिटी को या वहाँ के जो अग्रीव्ड मेंबर्स हैं उनको फैसिलिटेट कर सकता है। अब जहाँ तक ताल्लुक है इंडियन कम्युनिटी दूसरी हिंदू कम्युनिटी का, अब चूंकि उनके इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल इंटरेस्ट इससे बुरी तरह हर्ट हुए थे तो उन्होंने रिएक्ट भी अकॉर्डिंगली किया। अब उनका रिएक्शन यहाँ पे क्या आया मुबशर साहब, उन्होंने एक सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च कर दी, सिविल अदम एतमाद की तहरीक। उन्होंने कहा जब गवर्नमेंट हम तब तक कॉपरेट नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट इस स्टेप को अनडू नहीं करती। उन्होंने मुबशर साहब अपने इस, हालांकि था तो एक पॉलिटिकल इशू, लेकिन उन्होंने इस पॉलिटिकल इशू के अंदर अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी इन्फिल्ट्रेट कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये हमारी काली माता की तौहीन है। वो जो यूनाइटेड बंगाली नेशनल वो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स के अंदर आ गए। फिर मुबशर साहब उन्होंने बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स पे चले गए और उन्होंने स्टारवेशन टू डेथ भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया जिसको वो कहते हैं मर्ग बर्थ, कि तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे जब तक मर नहीं जाएंगे। इसलिए ब्रिटिश कम्युनिटी को चाहिए कि वो इस स्टेप को क्या कर दे, अनडू कर दे। फिर उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिश वाइसरॉय ने बंगाल को पार्टीशन किया है ये बेसिकली बंगाली नेशनलिज्म के ऊपर बहुत बड़ा अटैक है। ये उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, वो इंडिया को डिवाइड करके इस कम्युनिटी के अंदर स्प्लिट क्रिएट करके उनको आपस में लड़ा के अपने रूल को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। उन्होंने वो जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उनका मुकम्मल तौर पे बायकॉट कर दिया, गवर्नमेंट की तरफ से जो अवार्ड्स मिले थे वो उनको रिटर्न कर दिए। उन्होंने जनाब दे टुक टू स्ट्रीट्स, प्रोटेस्ट किए, सरकारी अमलाक जला दी और इवन के जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थी उनको भी मुकम्मल तौर पे इतना वो ह्यूमिलिएट किया, उनको आग लगा दी कि हम मुकम्मल तौर पे आपको देयर वुड बी जीरो टॉलरेंस ऑन एनी फॉरेन प्रोडक्ट अनलेस और अनटिल दिस स्टेप इज रिवॉक्ड। अच्छा। तो इस जब इंटेंसिटी का प्रोटेस्ट आया तो ब्रिटिश जो वाइस रॉय थे उसके ऊपर बड़ा शदीद किस्म का मुबशर सा प्रेशर आया। अच्छा। लॉर्ड मिंटो आज सब लॉर्ड कर्जन ने फिर इसको उनको अनडू करना पड़ा। अच्छा। तो जब अनडू किया तो अगेन फिर मुस्लिम कम्युनिटी की ग्रीवेंसेस बढ़ गई। उन्होंने कहा कि देखिए इससे तो हमारे वो कंसर्न्स मुकम्मल तौर पे जस्टिफाइड हैं कि हम जो कहते हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर को टॉलरेट नहीं कर सकती, या इंडिया के अंदर हमेशा वही पॉलिसी एक्सेप्टेबल होगी, वही पॉलिसी इंडोर्स्ड होगी और वही पॉलिसी सस्टेनेबल होगी जिसको मेजॉरिटी सपोर्ट करेगी। तो मेजॉरिटी तो हिंदूज हैं
तो इट मीन्स हमेशा हिंदू फेवर्ड पॉलिसीज चल सकती हैं। अगर माइनॉरिटी के लिए कोई पॉलिसी बनेगी तो हिंदू अपनी हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म का फायदा उठाते हुए उसको रिवोक करवा देगी। ओके, तो इससे उन सेंटिमेंट्स को भी तकवीयत मिली जो एक टाइम पे सर सैयद अहमद खान साहब के थे कि जब वो टू नेशन थ्योरी को उन्होंने कोई नहीं किया, वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, तो उसी तरह के अच्छा वो जो एक इनसिक्योरिटी थी ना मुबश्शिर साहब मुस्लिम्स माइंडसेट में, या एक किस्म के जो कंसर्न्स थे हिंदू बिगेटरी को लेके, अब वो मटेरियलाइज हो रहे थे। नाउ दे वर बिकमिंग अ रियलिटी। पहले मुस्लिम्स को लगता था कि शायद ये चीजें रियलिटी हो सकती हैं, इट कुड बी अ सस्पिशन, लेकिन अब पहली दफा देखा गया कि वाकई एक ऐसा स्टेप या एक ऐसा इनिशिएटिव जो ब्रिटिश वाइसरॉय ने लिया है, उस इनिशिएटिव ने क्या किया है, हिंदू कम्युनिटी को बहुत ज्यादा एजुटेट किया है। और वो एजुटेशन का बेसिक एजेंडा क्या था कि दिस पार्टीशन वाज फेवरिंग द मुस्लिम कम्युनिटी and the favor of Muslim community was not tolerable to the Hindu majoritarianism। तो ये जो रिएक्शन आया, फिर हालात उस नहज पे मुबश्शिर साहब चले गए कि इवेंचुअली लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए और उसके अंदर जो सैनिटी थी उसको प्रिवेल करने के लिए ब्रिटिशर्स को इस स्टेप को रिवोक करना पड़ा और इसको अंडू करना पड़ा। और इस तरह 1905 के अंदर जो ये पार्टीशन हुई थी, ये 6 साल के बाद 1911 में इसको अंडू कर दिया गया, एनलमेंट होगी उसकी। सर आप देखें कि जो हिंदू कम्युनिटी है उसका प्रेजुडिस यहाँ से हमें बिल्कुल समझ आता बड़ा है। रिफ्लेक्ट और देखें ये इवेंट्स लीड कर रहे हैं, अब हमें वो समझ आ रहा है जो आपने एक हमारा बैकग्राउंड बिल्डअप किया था, अभी आपने सर सैयद का कहा, और सर फिर ये अब शायद मुसलमानों में उस सियासी शऊर की बेदारी हो बिल्कुल कि हम अगर मेजॉरिटी में हो जाते हैं ईस्ट बंगाल में तो वो बर्दाश्त नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से सर मेरे ख्याल में वो सियासी तहरीक शुरू होगी मुसलमानों की। हम इसको कह सकते हैं कि दिस वाज द वेरी वाटरशेड मूवमेंट व्हिच मेड द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी रियलाइज दैट हिंदूज कैन नेवर टॉलरेट एनी इनिशिएटिव दैट फिट्स इन मुस्लिम वेलफेयर। इसका मतलब ये था कि इस इवेंट ने फिर मुस्लिम नेशनलिज्म को प्रमोट किया। वो जो मुस्लिम नेशनल आइडेंटिटी थी ना, यानी कि आप देखें ना एक कंफ्यूजन थी, मुस्लिम्स वर कंफ्यूज्ड इस तरह से देखें, हमारा जो पूरी पहले की 2-3 सदियां की जो हिस्ट्री है ना, यानी कि 10-12 सेंचुरीज की जो हिस्ट्री है, वो हमारी कलेक्टिव इंडियन कम्युनिटी की हिस्ट्री है। हमें अगर स्ट्रगल करनी है तो हमें एक सिंगल फैक्टर के अगेंस्ट स्ट्रगल करनी, वो है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, और उसको हम यूनिफाइड स्ट्रगल के जरिए अंडू कर सकते हैं, उसको रिपेल कर सकते हैं। तो पहली दफा उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जो हमारी स्ट्रगल होगी वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर होगी। प्रिंसिपल्स क्या होंगे कि सबसे पहले आपको मुस्लिम कम्युनिटी की प्रोटेक्शन इंश्योर करनी पड़ेगी, आपको मुस्लिम्स के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं आपको वो एड्रेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, आगे आप उसी तरफ जा रहे हैं, इसको सर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखते हैं इंशाल्लाह। और सर ये क्योंकि इवेंट्स आप लीड कर रहे हैं तो इंशाल्लाह सर आज की सीरीज को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर साहब आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।